हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएसई क्लास 12th साइंस बायोलॉजी का जो प्रथम चैप्टर है आवर्त बीजी पादपों में जनन, इसके बारे में बात करेंगे। मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आपके सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपका जो सिलेबस है इसमें मुख्य रूप से 42 पार्ट है और 10 इकाइयों में विभाजित किया गया है। हमारा जो बायोलॉजी है इसको मुख्य रूप से 2 पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट है बॉटनी और दूसरा पार्ट है जूलॉजी। बॉटनी में 21 पार्ट है और जूलॉजी में भी 21 पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या है। सजीव प्राणियों द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। सृष्टि में जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं वो अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। प्रकृति ने मुख्य रूप से अलैंगिक जनन के बाद बड़े आकार के जीवों में लैंगिक जनन को अपनाया, जिसके कारण जीवों का विकास तथा उनकी उत्तरजीविता में प्रगति हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आवर्तबीजी पादप है इसमें मुख्य रूप से पीढ़ी एकांतरण पाई जाती है। पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आवर्तबीजी पादपों में एक प्रावस्था के बाद दूसरी प्रावस्था तथा दूसरी के बाद पहली प्रावस्था पाई जाती है। यानी इस प्रकार का क्रम कंटिन्यू चलता रहता है। इसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। देखिए, ये जो पीढ़ी एकांतरण है इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग है यह द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होता है और दूसरा है अगुणित। दूसरा कौन सा हो गया? अगुणित। ये जो द्विगुणित है इसको मुख्य रूप से बीजाणुद्भिद प्रावस्था कहते हैं और ये जो अगुणित प्रावस्था है इसे मुख्य रूप से युग्मोद्भिद प्रावस्था कहते हैं। द्विगुणित प्रावस्था में मुख्य रूप से मुख्य इकाई 3 भागों में विभाजित होता है, जड़, तना एवं पत्ती। लेकिन ये जो अयुग्मोद्भिद प्रावस्था है इनका जीवन काल अल्पजीवी होता है और यह मुख्य रूप से पूर्ण रूप से द्विगुणित प्रावस्था यानी बीजाणुद्भिद प्रावस्था पर आधारित होती है। ये जो द्विगुणित प्रावस्था होती है इनका जीवन काल दीर्घजीवी होता है, इसे डिप्लॉइड कहा जाता है। और ये जो अगुणित प्रावस्था होती है इसे कहा जाता है हेप्लॉइड अवस्था। तो आवर्तबीजी पादपों में बीजाणुद्भिद प्रावस्था के बाद में युग्मोद्भिद अवस्था और युग्मोद्भिद अवस्था के बाद में बीजाणुद्भिद प्रावस्था पाई जाती है। ये जो क्रम है लगातार चलता रहता है। इसे ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये जो जनन है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जनन है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। देखिए, अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। ऐसा जनन जिसमें दोनों जनकों में से किसी एक जनक द्वारा नई संतान उत्पन्न की जाती है तो जनन के इस प्रकार को हम अलैंगिक जनन कहते हैं।
यानी इसमें या तो इसमें नर भाग लेगा या फिर मादा भाग लेगी। यदि इन दोनों में से किसी एक के द्वारा जो संतति प्रकट की जाती है उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन है, इसमें मुख्य रूप से दोनों ही प्रकार के जनक भाग लेते हैं। कहने का मतलब ऐसा जनन जिसमें नर व मादा दोनों ही जनक आपस में मिलकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम अलैंगिक जनन के प्रकार को हम पढ़ेंगे। ये जो अलैंगिक जनन है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन यानी कायिक प्रवर्धन। देखिए, अलैंगिक जनन के गुणों की बात करते हैं। अलैंगिक जनन का पहला गुण है इसमें युग्मक नहीं बनते। तो अलैंगिक जनन में कभी भी युग्मक नहीं बनते, यानी शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनते हैं। इस प्रकार के जनन में निषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती है। जब युग्मक ही नहीं बनेंगे तो निषेचन बनने की तो कोई बात ही नहीं है। तीसरा है अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति मुख्य रूप से मूल जनक के समान ही प्रकट होती है। यानी अलैंगिक जनन में जो संतति प्राप्त होती है या जो संतति जन्म लेती है वो मुख्य रूप से हूबहू अपने माता पिता जैसी होती है। चौथा गुण है अलैंगिक जनन के द्वारा विविधताएं उत्पन्न नहीं होती है। अलैंगिक जनन में जो जीव प्रकट होता है उसमें मुख्य रूप से विविधताएं नहीं पाई जाती है। पांचवा है अलैंगिक जनन में जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। बच्चों, युग्मनज मुख्य रूप से एक प्रकार की द्विगुणित कोशिका होती है। पांचवा है इसमें वास्तविक बीज नहीं बनता है। यानी अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से बीज तो बनता है लेकिन वास्तविक रूप से नहीं बनता है। अगला है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। अनिषेक बीजता यानी एगमोस्पर्मी और दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनिषेकी बीजता। देखिए ए का अर्थ हम मानते हैं बिना, निषेक निषेक का अर्थ हम यहाँ मानते हैं निषेचन और बीजता का अर्थ है बीज। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। यह क्वेश्चन 2018 सप्लीमेंट्री के पेपर में पूछा गया है। इसको हम दूसरी प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मकों का संलयन नहीं होता है, जबकि परिवर्धन मुख्य रूप से बीजों द्वारा ही होता है, उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। ये जो अनिषेक बीजता है यह मुख्य रूप से सभी प्रकार के प्लांटों में नहीं पाई जाती है। दूसरा जनन है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। बीज को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, यदि इनके द्वारा किसी नए पादप का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन। कायिक जनन के प्रकार की अपन बात करते हैं। कायिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन।
पहला है प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार के जनन में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह मुख्य रूप से 4 तरीकों से होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। पहला है स्तंभ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा है मूलों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तीसरा है पर्णों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और चौथा है जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। पहला है स्तंभ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा है मूलों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और तीसरा है पर्णों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और चौथा है जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का जो पहला प्रकार है तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। किस प्रकार एक तना मुख्य रूप से परिवर्तित होकर नए पादप का निर्माण करता है। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है। पहला है परकंद। परकंद के द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किस में होता है? अदरक में। दूसरा है कंद का एग्जाम्पल आलू, यानी आलू में कंद द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। सलकंद का एग्जाम्पल है लहसुन। घनकंद का एग्जाम्पल है अरबी। भूस्तारी का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल है दूब घास। और अंतः भूस्तारी का उदाहरण है पुदीना। तो देखिए ये सभी जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं यह मुख्य रूप से तनों के द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। दूसरा है मूल द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। देखिए कुछ पादपों में जड़ें मुख्य रूप से पादपों में अपस्थानिक जड़ों के स्थान पर मुख्य रूप से कलिकाएं निकल आती है, जिससे मुख्य रूप से जड़ों का निर्माण होता है। जैसे नीम है, शीशम है, चमेली है। इनमें क्या होता है कि मुख्य जड़ों के अलावा कुछ पादपों में अपस्थानिक जड़ों में कलिकाएं उत्पन्न होती है जो मुख्य रूप से परिवर्तित होकर एक नए पादप का निर्माण करती है। नंबर तीसरा है पर्णों द्वारा। देखिए इसमें हम 2 एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। पहला है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा। और दूसरा है बिगोनिया। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में किस प्रकार से एक नए पादप का निर्माण होता है। यहाँ पर हम ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा का एक कच्चा डायग्राम बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा का एक कच्चा डायग्राम बनाया है। ये पर्ण है, इसके अंदर की ओर मुख्य रूप से शिराएं निकली रहती है। बाहर की ओर ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं। तो देखिए ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में पर्ण के किनारों से मुख्य रूप से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। यह मुख्य रूप से पादप से टूटकर नीचे की ओर गिरती है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह एक नए पादप का निर्माण करती है। दूसरा एग्जाम्पल है
बिगोनिया। यहाँ पर हम बिगोनिया का एक रफ डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर की ओर ये पर्व संधियाँ निकली है और इन पर्व संधियों से मुख्य रूप से अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये मुख्य रूप से पादप से टूटकर नीचे गिर जाती है और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह मुख्य रूप से हूबहू एक नए पादप को जन्म देती है। तो देखिए, जो ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा है उसमें मुख्य रूप से अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण किनारों से होता है, जबकि बिगोनिया में अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण पर्व संधियों से होता है। चौथा है जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं यानी बल्बिल निकल आती है, जो टूटकर भूमि पर गिरकर एक नए पादप का निर्माण करती है, जैसे रतालू। देखिए, हम यहाँ पर रतालू का डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम किसका है? रतालू का। तो देखिए, रतालू में क्या होता है, इनमें पुष्प के स्थान पर मुख्य रूप से एक मांसल पत्र प्रकलिकाएं निकल आती है। यह मुख्य रूप से जब पौधे से टूटकर भूमि पर गिरती है तो एक नए पादप का निर्माण करती है। दूसरा अनिषेक बीजता का प्रकार है कृत्रिम कायिक जनन। ऐसा जनन जिसमें मनुष्य अपने वाणिज्यिक लाभ उत्पन्न करने के लिए पादपों में जनन करवाता है, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी इस प्रकार के जनन में मनुष्य का मुख्य रूप से पूर्ण रूप से हस्तक्षेप होता है। ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। पहला है कर्तन, दूसरा है दाब लगाना और तीसरा है रोपण। देखिए, कर्तन का अर्थ होता है काटना। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के इस प्रकार में मुख्य रूप से किसी पादप के हिस्से को काटकर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है और हूबहू एक नए प्लांट का निर्माण किया जाता है। दूसरा है दाब विधि। इस प्रकार की विधि में मुख्य रूप से अपस्थानिक कलिकाओं को अलग किए बिना ही एक पादप का निर्माण किया जाता है, यानी पादप को उसी पादप के साथ में लगाकर एक नए पादप का निर्माण किया जाता है। तीसरा है रोपण। रोपण की इस विधि में मुख्य रूप से पादप के 2 अलग अलग हिस्सों को मुख्य रूप से बांधकर एक नए पादप का निर्माण किया जाता है। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे भेजिए।